बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं एनाटमी का आज दूसरा दिन। अच्छा, पेरिटोनियम की चीज़ होती है जब डोमिनल कैविटी है उसकी जो लाइनिंग है वो पेरिटोनियम है। ठीक है, अल्लाह ताला ने पेरिटोनियम हमारे ना स्ट्रक्चर देखो कितना का है। इस साइड पे स्टमक है, इस साइड पे लिवर है, ठीक है, नीचे इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, हमारी कोलन है, हमारी गट है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारा जो सारे कितने सॉफ्ट से और ऑर्गन्स होते हैं ये सारे, हम लोग चलते फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं, कितने कितने जोर आजमाई वाले काम भी करते हैं, लेकिन हमारे जो ऑर्गन्स हैं ये बिखरते नहीं है, ये आपस में गुड़बड़ नहीं होते। हाँ, हालांकि सारे इकट्ठे पड़े हुए हैं ना, इनको तो वो हो जाना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए। समझ लेंगे, लेकिन ये मिक्स नहीं होते। मिक्स क्यों नहीं होते? कोई इस वजह से कि ये बड़े तरीके से ना अपने उसके अंदर भी जो है ना प्रॉपर लिगामेंट्स के थ्रू ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो जो लिगामेंट्स आपको याद करने वाले हैं, पेरिटोनियम के अंदर हम लोग पेरिटोनियम पढ़ने शुरू किया। ठीक है, पेरिटोनियम स्ट्रक्चर, उसमें लेसरोमेंटम। अच्छा, ये स्टमक है ना, स्टमक, ये चीज याद रखिए, पहले इसको ना एक उधर देख लीजिएगा। ये इससे फेगस है, ये स्टमक है, पता है ना इसका। स्टमक ये वाली जो साइड होती है इसका लेसर कर्वेचर, और ये दिस वन इज कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, लेसर कर्वेचर वाली साइड पे जो फैट सा नजर आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड लेसरोमेंटम। ठीक है, और जो बड़ी वाली साइड से नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड ग्रेटर ओमेंटम। इसको हमको प्लेसमेंट ऑफ एब्डोमेन भी कहते हैं। बॉडी के अंदर किसी भी जगह पे जब आपको मसला हो ना इस चीज का, क्या कहते हैं उसको, अ, कोई भी इन्फेक्शन हो, तो ये जो ग्रेटर ओमेंटम होता है उसके जाके ये इकट्ठा हो जाता है, उस इन्फेक्शन को ये रोकने की कोशिश करता है। ठीक है। अच्छा, जो लेसर ओमेंटम है उसके दो मेन लिगामेंट्स हैं, हेपेटोगैस्ट्रिक और हेपेटोड्यूडिनल। हेपेटोगैस्ट्रिक मीन्स लिवर और स्टमक के दरमियान, लिवर और स्टमक के दरमियान। हेपेटो मीन्स लिवर, गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक। दूसरा हेपेटोड्यूडिनल, लिवर और ड्यूडिनम के दरमियान। ठीक है। अच्छा, इनके अंदर से बड़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स गुजरते हैं, मीन्स के आपकी आर्टरीज जो हैं इन्हीं लिगामेंट्स के थ्रू गुजरती हैं, क्योंकि आर्टरीज को भी फिक्स एक जगह पे पड़ा होना जरूरी होता है। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, गैस्ट्रिक वेसल्स, फैटी टिश्यू, पोर्टल मेन, पोर्टल ट्राइएड के जो मेन कंपोनेंट्स है, बाइल डक्ट्स, पोर्टल मेन और प्रॉपर हेपेटिक हार्ट। ये सारी चीज़ें अब हम आगे तफसील से पढ़ेंगे भी, लेकिन अब इतना याद रखें कि ये जो हमारे पेरिटोनियम के स्ट्रक्चर्स हैं, जो जो लिगामेंट्स हैं, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पेट को एक तरतीब देने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें से हमने क्या चीज़ सीखी कि जो आपके लिगामेंट्स हैं मेन, उनके अंदर से हमारी मेन ब्लड वेसल्स और हमारी मेन डक्ट्स गुजरती है। अच्छा जी, ये एपिप्लॉइक फोरामेन है। एपिप्लॉइक फोरामेन से क्या मुराद है? हमारे लंग्स और हमारे एब्डोमेन को क्या चीज जुदा करती है? डायफ्राम, शाबाश। तो हमारा जो इसोफेगस है तो ऊपर से आ रहा होता है ना, तो ऊपर से आके स्टमक के साथ जुड़ता है जाके। ठीक है, तो स्टमक जिस, ये इसोफेगस जिस ओपनिंग में से गुजरता है डायफ्राम की, उसको हम एपिप्लॉइक फोरामेन कहते हैं। ठीक है, उसको एपिप्लॉइक फोरामेन कहते हैं। ठीक है, इस एपिप्लॉइक फोरामेन के जो है वो इंटीरियरली पड़ा होता है पेट्रोडोनल लिगामेंट, जिसके अंदर ये ऊपर वाली ये पोर्टल ट्रायड होती है, बाइल डक्ट, वेन और पोर्टिक आर्टरी, बीबीए। ठीक है। अच्छा, तो पोस्टीरियरली इसके इंफीरियर वेना केवा पड़ी होती है, ये फोरामेन का पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना केवा पड़ी होती है, और स्पिरियरली कॉर्डेट लोब ऑफ द लिवर होती है, और इंफीरियरली राइट ड्यूडेनम पड़ी होती है। ठीक है। अच्छा जी, डगलस पाउच। अच्छा, जो जब हम खड़े हो ना, आपने कभी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें मिनिमल सी ascites दी हो? तो हमारे जो, हम जब खड़े होते हैं तो ग्रेविटी के तहत जो फ्लूइड है वो सबसे डिपेंडेंट एरियाज में आ जाएगा, सबसे निचले हिस्से में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपको ना ये स्ट्रक्चर याद करना है, ये वाला सबसे पीछे जो है वो ये रेक्टम है, इसके आगे ये जो ये यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना है, इससे आगे आपका यूरिनरी ब्लैडर पड़ा होता है।
आप लोगों ने ये साइड वाइज ये एनाटमी याद कर, ठीक है। तो ये हम बंदे को एक साइड से हमने एक सेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। यानी पर रेक्टल एग्जामिनेशन के थ्रू हम लोग यहाँ का मैथ फील कर सकते हैं। मेल पे, हाँ, देखिए ना, ये हमारी कोलन है, रेक्टम है, ठीक है। इसके आगे वजाइना है, वजाइना के ऊपर जो है ये यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा के ऊपर डेफिनेटली ब्लैडर पड़ा होगा, वजाइना के ऊपर डेफिनेटली आपकी यूट्रस पड़ी होगी। एक कॉमन सेंस थोड़ी सी भी है ना, ये ऐसे ही बन रहा है ना एनाटमी। तो आपकी यूट्रस और रेक्टम के दरमियान जो एरिया बन रहा है, जो पूरे पेट का सबसे डिपेंडेंट एरिया, जो सबसे नीचे वाला एरिया है, इसको कहते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच, रेक्टम यूट्राइन पाउच, ठीक है। इसको पाउच ऑफ डगलस भी कहते हैं। तो बॉडी के अंदर जब कोई या पेशेंट को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाए, हमारी पेल्विस जो होती है ना, अगर आप लोग फील करें ना, यहाँ पे आपको बोन फील होगी। इस बोन के अंदर अंदर वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड पेल्विस, इसके अंदर वाला एरिया इज कॉल्ड पेल्विस। तो फीमेल पेशेंट्स में यूट्रस का इजाफा हो जाता है, मेल पेशेंट की नजर, मेल पेशेंट्स, मेल्स के अंदर, पेशेंट तो नहीं कहेंगे, नॉर्मल एनाटॉमी की बात हो रही। तो नॉर्मल जो है वो आपका, ये जो मेल होते हैं उनका जो यूरिथ्रा होता है उसके गिर्द प्रोस्टेट पड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसमें ये वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। फिर प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन, पर एक्टर एग्जामिनेशन करें तो प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। तो आपने अगर सर्जरी में ऑब्जर्व किया तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, ठीक है। तो रेक्टो, रेक्टो मीन्स रेक्टम और यूट्रस, रेक्टो यूट्राइन पाउच, इसका पाउच ऑफ डगलस। तो ये एरिया है जहाँ पे आके एब्सेस इकट्ठी होती है। तो ये ऊपर से पेल्विक, माइल्ड पेल्विक साइटिस हमने कभी देखा होगा, उस तरह पे रिपोर्ट लिखी होती है। फिर दूसरा एरिया जहाँ पे पेंडेंट एरिया है वो है विजाइको यूट्राइन पाउच। विजाइको मीन्स ब्लेडर को कहते हैं, ये ब्लेडर है, ये यूट्रस है, इसका ये वाला एरिया, तो विजाइको यूट्राइन पाउच, ठीक है। अच्छा जी, कल्डोसेंटेसिस से क्या मुराद, जैसे पैरासेंटेसिस, फ्लोरोसेंटेसिस, अमाइनोसेंटेसिस। अमाइनोसेंटेसिस मीन्स हमने एमनियोटिक फ्लूइड लेना है, ठीक है। फ्लोरोसेंटेसिस क्या, फ्लूइड, फ्लूइड का फ्लूइड निकालना है बाहर हमने, ठीक है। और कल्डोसेंटेसिस से क्या मुराद है, हमने इस पाउच ऑफ डगलस में अगर कोई फ्लूइड पड़ा हो उसका हमने टेस्ट के लिए निकालना है, उसको एस्पायरेट करना है। बॉडी में असूल होता है जहाँ पे भी एब्सेस हो उसको ड्रेन करना चाहिए। तो लंग एब्सेस में, लंग एब्सेस में हम लोग पेशेंट को एंटीबायोटिक्स पहले देते हैं, अगर नहीं ड्रेन नहीं होता, बंद ठीक होती है एब्सेस, तो हम लोग फिर उस पेशेंट को चेस्ट ट्यूब डालते हैं और या उसकी सर्जरी करते हैं, ठीक है। एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द कल्डी सॉक या डगल पाउच ऑफ डगलस। उसको ब्रेक करने के लिए ये होता है कि वो उसका साइज क्या है, उसका साइज पे डिपेंड करता है, या जितनी भी वो हमें ब्रेक करनी है। लेकिन एब्सेस ना एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी है, तो वो एब्सेस ने आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व तो होना होता है अगर पेशेंट को प्रॉपर एंटीबायोटिक मिल रही है। तो अगर हम उसकी सर्जरी नहीं करेंगे, अगर एब्सेस निकाल देंगे तो एरिया थोड़ा सा रह जाएगा, उस इन्फेक्शन वाला एरिया। तो वहां से जो एब्सेस के अंदर बैक्टीरिया गए हुए हैं वो बार बार जाकर शामिल नहीं हो रहे हैं ब्लड के अंदर या पेशेंट को सब, ठीक है। एक तो एब्सेस को निकालना जरूरी होता है, क्या, because the retrouterine pouch is the lowest portion of the female peritoneal cavity, it can collect inflammatory fluid like pelvic abscess। अच्छा जी, हमारी जो गट है उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। फर्स्ट एड के अंदर भी ऐसी है सारा, ये बेसिकली मैंने अभी फर्स्ट एड की भी मैं एनाटॉमी देख रहा था, तो वो तकरीबन सारी वही है जो इसमें दी हुई है, ठीक है। अच्छा, फोर गट कहाँ से शुरू होके कहाँ तक है, इसोफेगस से शुरू होके ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट तक, ठीक है। इसोफेगस से शुरू होके ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट तक, और उसमें लिवर, पेंक्रियाज, बिलियरी apparatus शामिल हो जाता है अलॉन्ग विद स्प्लीन। तो स्प्लीन जो है ये सारे फोर गट्स यहाँ। अच्छा, मिड गट जो है वो ड्यूडेनम से लेके ट्रांसफर्स कोलम के प्रोक्सिमल टू थर्ड तक आता है। ये एमसीक्यू आ जाता होता है आप लोगों का, मिड गट में कौन से स्ट्रक्चर है, कहाँ तक ये एक्सटेंड करती है, ठीक है। हाइंड गट जो है आपकी ट्रांसफर्स कोलन के डिस्टल थर्ड से लेके पेक्टिनेट लाइन तक, रेक्टम तक आ रहा है, अबव द पेक्टिनेट लाइन।
पेट्रोनाइन नीचे वाला पोर्शन एक अलग एम्ब्रियोलॉजी, अगर हम इसकी एम्ब्रियोलॉजी देखें ना तो एम्ब्रियोलॉजी में हमें, ठीक है, foregut is suffix to duodenum at the level of pancreatic duct and CBD insertion. Midgut low duodenum to position root side of the colon. Hindgut distal one third consonant to above the pectinate line. ठीक है, ये हमारी वो है, ये फर्स्ट एड में से है। अच्छा जी, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट की अपनी अपनी एक आर्टरी होती है और अब इनकी अलग से रेफर्ड पेन है। फोरगट की आर्टरी सीरियक आर्टरी, ठीक है, मिडगट की स्पीड मेजेंटेरिक आर्टरी और हाइंडगट की इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, इस पर रटा लगा लीजिएगा, ये एमसीक्यूज की बड़ी इंपॉर्टेंट एक। जो फोरगट है उसकी नर्व सप्लाई वेगस से क्रेनियल टेंथ से आती है, वेगस क्रेनियल टेंथ। और पैरासिम्पैथेटिक डेफिनेटली हमारे जो ऑर्गन्स हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, हमारी गट ने मूव करना होता है, तो हम अपनी गट को अपनी मर्जी से मूव नहीं करवा सकते। अब पता है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटो मीन्स खुद ही चलता है, ये अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही इसको कंट्रोल करेगा, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जब खाना आता है सिक्रीशन रिलीज होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की पेल्विक और स्प्लेनिक नर्व से आती है, S2 S4 से, हाइंड कट की। अच्छा जी, तो सिंपैथेटिक इनर्वेशन है वो आती है T5 to T9 से, सीलियक गैंग्लियन से। ये जो चीजें हाईलाइटेड है ना, सिर्फ ये याद करते जाइएगा। T5 to T9 थ्रू सीलियक गैंग्लियन, जबकि ये T10 to T11 थ्रू सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन। और हाइंडगट की जो सिंपैथेटिक सप्लाई है L1 L2 थ्रू इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन। ठीक है, जैसे ऊपर हमने सिंपैथेटिक का हमने देखा T5 से T9, सेंसरी इनर्वेशन भी वहीं से आ रही होती है, T10 11 और L1 L2। अच्छा, ये हमने कल भी चीज पढ़ी थी, रेफर्ड पेन ना, कि अगर हमें मसला हो ड्यूडेनम में, पेंक्रियास में, स्प्लीन में, तुम्हारी दर्द कहाँ होती है? एपिगैस्ट्रियम के अंदर, स्टमक के अंदर। ये देखा, इन ऑर्गन्स की जो पेन होती है, स्टमक की, ड्यूडेनम की, लिवर की, पेंक्रियास की, बिलियरी अपरेटस की, स्प्लीन की पेन, सबकी ये रेफर्ड पेन कहाँ पे होती है? जब वो ऑर्गन ज्यादा इन्फ्लेम हो जाते हैं, जब वो ऑर्गन ज्यादा इन्फ्लेम हो जाते हैं तो पेन लोकलाइज हो जाती है। लाइक कोलिस्टाइटिस पेशेंट को प्रॉपर हो गया, पहले उसकी पेन यहाँ पे जा रही होती है, लेकिन जब वो कोई गार्मेंट फूल जाता है तो पेन राइट हाइड्रो कोने में चली हो जाती है। जैसे अपेंडिक्स की पेन, अपेंडिक्स कौन सी वाली गट से है? लो सामने को, एक बार भी लंबे मैसेज कर दो। पढ़ाओ। साढ़े सात बजे कुछ, अगर इधर लेके आना तो मॉडल टाउन ले आओ, 449 के मॉडल टाउन। ओके, 5:30, 5:30। अच्छा, यहाँ तक समय लगी। आपने अपेंडिक्स हमारी कौन सी वाले ऑर्गन से है? मिड गार्ड से है, तो मिड गार्ड की कहाँ सप्लाई, कहाँ रेफर पे नहीं होनी है? अम्बिलिकल एरिया में, अम्बिलिकल एरिया में। ठीक है, तो जो बाद में जब शुरू यहाँ से होता है दर्द, और लोकलाइज यहाँ पे नीचे हो जाता है, लोकलाइज नीचे हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अल्सर की प्रेजेंटेशन कैसे होती है? मेडमेसिस हो सकती है, शाबाश। उससे पहले क्या होता पेन, है? पेन होती है, ठीक है, पेन होती है। जो स्टमक पेप्टिक अल्सर डिजीज, एपीडी, सबसे कॉमन मसला जो हम लोग ओपीडीज में देखते हैं। ठीक है, हमें से कईयों ने भी हम इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, खाना खाते हैं पेट में दर्द होता है, या खाना खाते हैं पेट का दर्द ठीक हो जाता है, शाबाश, ड्यूरल अल्सर। ठीक है, जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है, इस वजह से लोग डर के मारा खाना नहीं खाते, इसका वेट लूज होता है।
रीनल अल्सर वाले पेशेंट जो होते हैं उनका खाना खाते हैं, पेट का दर्द बेहतर हो जाता है, उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने बात की, हम जीआई कर रहे थे। अच्छा, ये जो आपकी एनेटमी है ना, एनेटमी के हिसाब से इन अल्सर का जरूरी है याद करना। वाई, कि अगर अल्सर इरोड करता है, पीछे की तरफ जाता है, तो पीछे अगर कौन सी आर्टरी पड़ी हुई है उसको ट्रीटमेंट हो जाए। ठीक है, हमने उस पर अल्सर की लोकेशन देखनी है। पोस्टीरियर अल्सर में इरोड थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक इनटू द पैंक्रियास, रिजल्टिंग इन रेफर बैक टू द बैक। पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर लीड्स टू पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस की पेन आपको पता है रेफर टू बैक होती है। ठीक है, और स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीन आर्टरी गुजरती होती है, ये पैंक्रियाज है ना, तो इसके ऊपर से गुजरती होती है स्प्लीनिक आर्टरी। आगे हम यहाँ तफसील से पढ़ेंगे स्प्लीनिक आर्टरी। ये यहाँ से गुजरती है, पैंक्रियाज के ऊपर से गुजरती है यहाँ से, तो इसके आगे स्टमक पड़ा हुआ होता है। तो पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर इरोजन करेगा तो कौन सी चीज को करेगा? स्प्लीनिक आर्टरी। तो अगर आपसे पूछा जाए पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर है, पोस्टीरियर वॉल पे है, और उसको हेमेटोमेसिस होती है, तो कौन सी आर्टरी की इरोजन की वजह से है? स्प्लीनिक आर्टरी की वजह से। ठीक है। अच्छा जी, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर डायाफ्राम के अंदर सुराख हो गया, ये हमने ये वाला सिनेरियो सर्जरी में भी पढ़ा था। उसकी ऊपर से नहीं लगे। इंटेस्टाइन लंग्स सर्जरी थी शाबाश। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, पेशेंट को डायफ्रामेटिक हर्नी है। डायफ्रामेटिक हर्नी है, जब लंग्स में गांठ चली जाएगी तो क्या होगा? हिसक जाएगी। नहीं। हाँ, अब गांठ साउंड आपके, हाँ बावल साउंड आपको फेफड़ों में सुनाई देंगे, तो फेफड़ों में तो बावल साउंड नहीं ना सुनाई देंगे, तो फेफड़ों तो मेरा दूसरी एयर सुनाई देनी चाहिए। ठीक है, हमें एयर फ्लो लेवल्स भी सकते हैं, पावर साउंड्स नहीं दे सकती हैं। और इसका एक और नुकसान भी होगा, वो क्या नुकसान होगा? अगर लंग्स भी ज्यादा घट हो तो क्या हो? लंग्स ही नहीं होंगे। बच्चे को तो लंग्स चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है और उसके दो चपेड़े लगाते हैं, वो क्यों लगाते होते हैं? ताकि वो रोए, रोए और उसके लंग्स खुले। ठीक है, बच्चे को तो लंग्स चाहिए होते हैं, क्योंकि माँ का जब पेट के अंदर होता है उसको तो उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उसको तो माँ से ऑक्सीजन मिल रही होती है, यहाँ से ऑक्सीजन उसकी नहीं जा रही होती। ठीक है, तो लंग हाइपोप्लेसिया हो सकता है अगर ये हो। ठीक है, hernia of the stomach or intestine through a postulated defect in diaphragm, phenomenon of Busha Delank। इसको याद करने की ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਬ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ याद कर। अच्छा जी, फिर था हर्निया, हार्टल हर्निया। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा जो इसोफेगस है, ये डायफ्राम में से होती हुई स्टमक के अंदर आती है। स्टमक के अंदर एसिड होता है। अल्लाह ताला ने स्टमक की वॉल को ऐसे बनाया हुआ है कि जो उस एसिड को क्लियर कर लो। बियर करती है। ठीक है, इस एसिड को अगर ये ऊपर आएगा ना तो काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे नेचुरली ना स्टमक और इस फिगर के दरमियान गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन होता है। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन की एनाटॉमी डिस्ट्रॉय होती है, जो लोगों का गर्ड ठीक नहीं होता उनमें यूजली हाइटस हर्निया होता है। ठीक है, हाइटस एरिया है जहाँ से आपका इसोफेगस स्टमक के साथ जुड़ता है। ठीक है, इस वजह से इसको हाइटस हर्निया बोलते हैं। दो तरह का हो सकता है, स्लाइडिंग और पैराइसोफेजियल। स्लाइडिंग से क्या मुराद है कि स्टमक का ये मेन कंटेंट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, हर्निया से मुराद यही है ना कि एक जगह कंटेंट दूसरी जगह पे चले जाए। ठीक है, मिडिल एज लोगों में होता है हर्निया ऑफ द कार्डिया ऑफ द स्टमक इनटू द थोरेक्स थ्रू द यूसोफेजियल हाइटस। ठीक है, हाइटस मींस एस वो ओपनिंग जो थी वो उसके लिए, इसोफेगस के लिए थी, लेकिन उसके थ्रू स्टमक का कंटेंट ऊपर चला गया। स्टमक कंटेंट जब ऊपर चला जाएगा तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे क्या था, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन के ऊपर एक नादीदा वेल्व होता है। ठीक है, आप लोगों ने एंडोस्कोपी होते देखी हो शायद, तो लोग स्टमक उसमें जाते हैं इसोफेगस के अंदर, तो आगे जब स्टमक जाने लगते हैं तो एक हमें हमारी इसोफेगस क्लोज मिलती है। ठीक है, क्लोज मिलती है। ठीक है, उसको हम लोग दोबारा एयर दें तो वो खुलती है, फिर आगे जाता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा पुश करें वैसे भी स्कोप को पुश करने चली जाती है। लेकिन अगर आप लोग गौर करें तो इसोफेगस
यही तो वजह है कि हमारे स्टमक का कंटेंट ऊपर नहीं आता, क्योंकि वो एरिया मस्तक खुला रहे तो क्या होगा, ऊपर स्टमक कंटेंट ऊपर आएगा। इसी वजह से गर्ड होती है, गैस्ट्रोफिजियल रिफ्लक्स डिसीज। जिन लोगों को गर्ड ठीक नहीं हो रही होती, उनके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक डायग्नोसिस होता और है। ये तो हर्निया ना एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, तो किस एज में होगा, मिडिल एज से ओल्डर एज के लोगों में होता है ज्यादा। ठीक है, लेकिन अगर आपका मतलब पेट बड़ा है, अब पेट का वजन पड़ेगा स्टमक के ऊपर, क्या होगा, स्टमक ऊपर की तरफ पुश होगा, फिर भी हो सकता है। ये होता है लोगों को, बड़ा बड़ा कॉमन है। हाँ, हार्टल हर्निया जो है ना, वो एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। इसके लिए वो, के लिए कोई बहुत ज्यादा वो उसकी जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं, मीन्स के हार्ड एंड फास्ट फूड की फुल हो। खाना पीने में तो इतना मसला नहीं होता। खाना पीना क्या होता है बेसिकली, जब हमारा हम लोगों ने ना खाने की दो स्टेजेस होती है, एक वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री। जब मुंह में चबा रहे हैं, हमारे गले तक यहाँ तक गया, वो वॉलेंट्री था। उससे आगे यहाँ तक चला गया ना, वो आप जो आपकी इसोफेगस है उसको पेरिस्टाल्सिस करके नीचे ले जाएगी, इनवॉलेंट्री हो गया। उसको डिस्फेजिया, वो एग्जामिनेशन पे उसको ये निकला था, हडल हर्निया निकला था। हाँ, उसको बेसिकली ओडाइनोफेजिया होगा ना, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, उसको दर्द होता हुआ खाते हुए। और दूसरा एक और काम भी होगा ना, नहीं नहीं ठहरो, जब जब ये एरिया इन्फ्लेम्ड होगा, इन्फ्लेमेशन है, ठीक भी तो होना है ना, इन्फ्लेमेशन ठीक होती है तो क्या होता है, फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस होती है तो वो एरिया तंग हो जाता है, तंग होता है तो ठीक है। और एक लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड के नतीजे में अगर यहाँ पे जो आपकी एपिथेलियम है वो चेंज हो जाए, उसको क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया, शाबाश। इस डिजीज का नाम क्या है, बैरेट सिंड्रोम। बैरेट सिंड्रोम, बैरेट कैन लीड टू लिग्नेंसी। ठीक है, तो हार्ट, हाँ, इसी वजह से इस पेशेंट को असूल है, जब किसी पेशेंट को अपने गर्ड वाली सिम्टम्स आ रही हो ना, तो उसको अपने देनी है 1 महीने के लिए ओमेप्रोजोल। नहीं ठीक होता 1 महीना और देनी है। नहीं ठीक होता तो उसकी एचपीएल डेडिकेशन थेरेपी करवाओ, उससे ठीक हो जाता है वेल एंड गुड। नहीं ठीक होता, या उस फिर हम उसकी कहते हैं अब इसको क्वाड्रुपल थेरेपी दो। उससे भी नहीं ठीक होता तो फिर हम कहते हैं अब इसकी एंडोस्कोपी करो। ठीक है, ये है असूल पहला। दूसरा होता है कि पेशेंट की हम लोगों ने एक याद किए थे, क्या कहते हैं उसको, अलार्म फीचर्स। अलार्म फीचर्स याद है, मैंने आप लोगों को याद करवाए थे, एज ग्रेटर देन 55, वेट लॉस हो पेशेंट को, डिस्फेजिया हो, ठीक है, हाँ डिस्फेजिया हो, अनीमिया हो, ब्लीडिंग पर एक्टम हो। ठीक है, तो ये इन्हों की हम लोगों ने फिर एंडोस्कोपी लाजमी करनी होती है। ठीक है, अच्छा जी। This can damage the vagal trunk as they pass through the hiatus and can result in the hyposecretion of the gastric juice. अब इसके नतीजे में ये भी हो सकता है, अब ये जो स्टमक कंटेंट ऊपर गया हुआ है, स्टमक ये एरिया छोटा सा है, स्टमक दबा रहा है आपकी इस वेगल ट्रंक को, तो वेगस में हमारा स्टमक में एसिड प्रोडक्शन करवानी थी, तो एसिड प्रोडक्शन नहीं होती। अच्छा जी, मैकस डोर्टिकुलम का क्वेश्चन हम लोगों ने सर्जरी में भी किया था, रूल ऑफ टू किया था हम लोगों ने, शायद आपको याद हो। इलोसिकल वेल से टू भी 2 फुट दूर होता है, 2 इंच का होता है, 2% लोगों में होता है, दो तरह का इसके अंदर म्यूकोजा होता है। ठीक है, याद आया। तो इसके मतलब जो क्वेश्चन आते थे, एक तो इसकी प्रेजेंटेशन, दूसरा ये आया कहाँ से है, कंजेनिटल अनोमली है ड्यू टू परसिस्टेंट पोर्शन ऑफ द वाइटलो इंटेस्टिनल डक्ट। ये लफ्ज याद करना अपने, वाइटलो इंटेस्टिनल डक्ट। ठीक है, this condition is often asymptomatic but occasionally become inflamed if it contains ectopic gastric, pancreatic and endometrial tissue, which may produce ulceration. ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि अगर इसमें गैस्ट्रिक टिश्यू होगा, तो गैस्ट्रिक टिश्यू का क्या काम होता है, उसने एसिड प्रोड्यूस करना है। तो इस जगह पे एसिड तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए बेस प्रोड्यूस नहीं होगी। तो बेस प्रोड्यूस नहीं होगी तो यहाँ पे अल्सरेशन होगी और पेशेंट को पारेक्टल ब्लीडिंग होगी। ठीक है, दूसरा ये
और करता होता है प्रेजेंट लाइक डायवर्टिकुलाइटिस, बच्चों को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लोअर एब्डोमेन पेन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। और अगर ये है लेफ्ट कह रहा हूँ, राइट साइड पे, और ये बाज का important because diverticulitis, depression, bleeding, perforation, and obstruction are the complications requiring surgical intervention, and frequently mimicking symptoms of appendicitis. ठीक है। तो इलियोसिकल वेल्व से 2 फीट के फासले पे होता है, तो 2 फीट तो हम ही गुजर जाते हैं ना, बंदा राइट साइड के ऊपर ही जाता है। राइट साइड के ऊपर अगर पेन हो रही है तो सबसे कॉमन डायग्नोसिस क्या है? अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस से ममिक करते हैं। जो appendix है ना, वो pancreatitis ऊपर जाके जो है अच्छा, इस मैकल वर्टिकल से रिलेटेड आपने क्या क्या बातें याद रखनी है? एक तो इसकी प्रेजेंटेशन, एक ये है क्या चीज, वाइटल इंटेस्टाइनल डक्ट का रेमिनेंट है, ठीक है। दूसरा ये मिमिक कर सकता है डायवर्टिकुलाइटिस और अपेंडिसाइटिस की तरह, ठीक है। अच्छा जी, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी में क्या डिफरेंस होता है? लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, जो गट का आखिरी पोर्शन है, मिड गट और हाइंड गट दोनों इसमें शामिल हैं। तो इसके जो स्पेसिफिक फीचर्स है ना, वो है इसका ये वाला स्ट्रक्चर, और ये वाला इसकी रिबन सा जो बना हुआ है, इसको हम टीनिया कोलाई कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऐसे बनी हुई है थैलियां सी, इनको हम कहते हैं ऑस्ट्रेशंस, ऑस्ट्रेशंस और टीनिया कोलाई, ठीक है। ये दो इसके मेन, तीसरी होती है अपेंडिसिस एपिप्लॉइक। ये तीन इसके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो टीनिया कोलाई है ना, ये एंड पे जाके खत्म होता है जाके अपेंडिक्स तक, ठीक है। इसकी इसको बाज का हम लोगों ने अपेंडिक्स को पहचानने के लिए टीनिया कोलाई को फॉलो करते हैं। अगर हमें अपेंडिक्स ना मिल रही हो तो से टीनिया कोलाई को फॉलो करते करते अपेंडिक्स तक पहुंचते होते हैं। देखो, ये बेसिकली अपेंडिक्स का मस्कुलर कोट बनाती है। जैसे कि अपेंडिक्स में वो जो ये होता है ना बेस, वो चला जाता है तो अपेंडिसाइटिस कर देते हैं, तो क्या पीनिया में भी कोई बेस जा सकता है? नहीं बेटा, एक से ये बाहर की तरफ है, ये मस्कुलर वॉल, जो वॉल का हिस्सा है, ये तो बाहर यही की, आगे जाके अपेंडिक्स ये आगे जाकर अपेंडिक्स नहीं बनता, अपेंडिक्स के ऊपर लगता है जा, ठीक है। लेकिन जो अपेंडिक्स है वो आपकी, ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना, आ रही है, ये खत्म हो रही है ना, तो उसकी एक्सटेंशन है ऐसे कर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपकी कोलन जो है अपेंडिक्स के साथ जुड़ी हुई है, इनका ल्यूमन आपस में कनेक्टेड है। और जबकि टीनिया कोलाई क्या है, ये बाहर वाली साइड के ऊपर है, ये ऐसे जाके अपेंडिक्स का मसला और कोर्स बना देते हैं, समझ लगी? इनका ल्यूमन आपस में जुड़ा नहीं हुआ, इनका इसके ऊपर तो कोई ल्यूमन होगा ही नहीं, इनका ल्यूमन आपस में जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये जो अपेंडिक्स है, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट आएगा, इसका मुंह बंद होगा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी तो अपेंडिसाइटिस होगा, ठीक है। अपेंडिसाइटिस की पहली पेन जो है वो मलाइकस के अराउंड होती है, या हमने पढ़ लिया कि उसकी रीजन क्या है। डिफरेंट पेन फाइबर सेंटर्स एट द रोटी 10 सेगमेंट, ये हम लोगों ने ये भी चीज़ की है कि थोड़ी देर पहले के मिड कट, हाइंड कट के हम लोगों ने सेंसिटिव फाइबर्स कहाँ से जाते हैं। लेटर जब प्राइटर पेरिटोनियम इन्वॉल्व हो जाती है तो पेन जो है वो लोकलाइज हो जाती है मैकबर्नीज पॉइंट के ऊपर। मैकबर्नीज पॉइंट कहाँ पे होता है कि आपकी एम्ब्लाइकस पंटियस स्पाइन का लेटर वन थर्ड और मिडल टू थर्ड का दरमियान वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे मैकबर्नीज पॉइंट कहलाता है, ठीक है। ये मैकबर्नीज पॉइंट का क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है क्योंकि ये अपेंडिसाइटिस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को पता हो। एसिटिक फ्लूइड, ये होती है ना, और लाइन से करके आप भी नोट करते हैं। नहीं। अच्छा बता बात क्या, जब बंदा ऐसे लेटता है, एसिटिक फ्लूइड की ड्रेनेज की बात कर रही है ना, मैं ऐसे लेटा हूँ तो एसिटिक फ्लूइड को क्या होगा, ये ऐसे पड़ा होगा सेटअप, सेटअप पड़ा हुआ है ना,
तो लेफ्ट साइड पे सीएलडी के पेशेंट में यूजुअली क्या हो जाता है, पेन लॉज हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इस साइड से ना निकालें, इस साइड से निकालें। उसकी दूसरी रीजन ये है कि हम लोग इसको गिनते हैं इंटीरियर स्पाइन से 4 उंगलियां ऊपर और 4 उंगलियां फ्रंट, ऐसे करके हम लोग कहते होते हैं। अच्छा, ये जो आपका लिवर है ना, यूजली अगर सीएलडी है तो लिवर को क्या होता है, श्रंकन होता है। सिरोसिस फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस मीन्स खिंचा हुआ, खिंच पड़ना, छोटा हो जाना। श्रंकन लिवर, श्रंकन इरेगुलर लिवर, तो इसलिए लिवर छोटा होता है। ठीक है, अगर लिवर के अंदर मैस आ जाए तो फिर लिवर बड़ा भी हो सकता है। वो भी उसकी कॉम्प्लिकेशन है, सीएलडी की कॉम्प्लिकेशन लीड्स टू एचसीसी। ठीक है। अच्छा जी, वाल्वरस का सिनेरियो हम लोगों ने पढ़ा था। वाल्वरस क्या चीज़ है, कैसे पेशेंट प्रेजेंट होता है। आपकी जो गट होती है अपने ऊपर ही रोटेट कर जाती है, जैसे मैंने आप लोगों को ये पकड़ के दिखाया था। ये ऐसे एक ऐसे ये वायर जो है ना, तो ऐसे पकड़ के इसको मैं एक दूसरे के ऊपर वो काट दूं। ठीक है, तो होगा क्या, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, लार्ज बाउल इंस्ट्रक्शन, और क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे जो आर्टरी होगी उसकी ब्लॉकेज होगी। जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स आएंगे, क्या फीचर्स आएंगे नमान, बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या फीचर्स आएंगे, शाबाश, कॉन्स्टिपेशन होगी, वॉमिटिंग होगी, शाबाश, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी। और कॉन्स्टिपेशन किस तरह की होती है, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, इसको फिर फ्लेटस भी पास नहीं होता पेशेंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ये एनाटॉमी के साथ ना आप लोगों को बहुत सारे सिनेरियोज रिपीट भी होते जाएंगे, ये में रखिएगा। अच्छा, दिस में correct itself spontaneously or the rotation may continue until the blood supply of the gut is cut off completely। तो जब ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंगुलेशन। ठीक है, ज्यादा गाल को टू हो गया। अच्छा जी, वे हर्शफोर्ड डिजीज, ये क्या थी हम लोगों ने ये पढ़ी थी, हर्शफोर्ड डिजीज। आपकी कोलन के अंदर, की रेक्टम के अंदर सेल्स नहीं होते जो उन्होंने मूव कराना था, जिन्होंने मूव करवाना था। रेयर कंडीशन नॉर्मली दैट रिजल्ट्स इन ऑब्स्ट्रक्शन because the intestine does not work normally। ठीक है, is most commonly found in Down syndrome patients, leads to inadequate motility, results in agonic section। ठीक है, absence of post ganglionic parasympathetic neurons। ठीक है। अच्छा, जो कि ये गट ने मूव ही नहीं करना, वहां पे पीसीस पड़े रहने हैं, पड़े रहेंगे तो फूलेगी, मेगा पुलोन हो जाएगी। ठीक है, और पायरेक्टल एग्जामिनेशन करें तो एकदम धमाका हो सकता है। The main signs and symptoms are failure to pass the meconium stool within first 2 days after birth, reluctant to eat, bile stain, vomiting and abdominal distension। ये सारे किस चीज के फीचर्स थे, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन, पेन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो बच्चे के साथ आप लोगों को सिनेरियो आएगा कि पहला जो स्टूल पास होता है उसको मेकोनियम कहते हैं। ठीक है, अगर बच्चा मां के पेट के अंदर ही पोटी काट दे तो उसको क्या कहते हैं, हाँ उसी को मेकोनियम कहते हैं। वो उसके गले में चला जाता है, वो उसका एस्पिरेशन हो जाए तो फिर वो काम खराब। अच्छा जी, हमारी एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेस, जो 4 मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है, किस किस लेवल पे निकलती हैं, सीलियक ट्रंक, मेसेंटेरिक आर्टरी, रेनल आर्टरीज, मेसेंटेरिक आर्टरी और कॉमन iliac आर्टरी। ठीक है, इनको आपको रटा लगाना पड़ेगा। सीलियक आर्टरी T12 के लेवल पे, SMA L1 पे, रेनल L2 पे, मेसेंटेरिक L3 पे और कॉमन iliac आर्टरी L4 के लेवल पे निकलती है। ठीक है। अच्छा जी, तो सीलियक ट्रंक है ये वाली, ये होता है ना, यहाँ से ये जो चीज निकली इसका सीलियक ट्रंक। अब सीलियक ट्रंक निकलते साथ ही अपनी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहली ब्रांच इसकी ये है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, फिर दूसरी आर्टरी है इसकी ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ये वाली, ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ये अभी सारी आर्टरीज हम दोबारा भी पढ़ेंगे। कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और ये जो पेंक्रियाज के ऊपर से गुजरी है जिसकी स्प्लेनिक आर्टरी, ये स्प्लेनिक आर्टरी इसके पीछे से गुजरती है।
स्प्लीनिक आर्टरी पेंक्रियाज के ऊपर से होती होती ये स्प्लीन है, ये वाली स्प्लीन के अंदर घुस जाती है जाकर। ठीक है, इन सब की सिग्निफिकेंस अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले आपको याद हो कि सीलियक ट्रंक खुद छोटी सी होती है, छोटे होने के बाद फॉरन ब्रांचेस दे देती है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अच्छा, जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये निकलते साथ ही ऊपर की तरफ जाती है, लेफ्ट की तरफ जाती है और लेसर कर्वेचर के ऊपर ब्लड सप्लाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने कहा था, अगर पोस्टीरियर वाल के ऊपर पेशेंट को अल्सर हो तो कौन सी आर्टरी के रप्चर होने के इरोजन के अमकान आता है? स्प्लीन के शाबाश। अगर लेसर कर्वेचर पे अल्सर हो तो कौन सी आर्टरी का नुकसान होगा? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का। शाबाश। अब एनाटॉमी इस वजह से जरूरी है कि हम लोगों को जब अंदर अल्सर की हम लोग लोकेशन देखते हैं ना, तो उसमें हमें आइडिया हो सकता है कि कौन सी आर्टरी को हमें लाइगेट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये है थोड़ी सी बड़े लेवल की बात, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मेटमेसिस ना ना कंट्रोल हो रहा हो, पेशेंट को मुसलसल हम ब्लड लगा रहे हैं लेकिन मेटमेसिस कंट्रोल ना हो रहा हो, तो फिर उसकी ना हम लोग ये एम्बोलेक्टमी एम्बोलाई करके ना आर्टरीज बंद कर देते हैं। अच्छा जी, ये जो स्टमक की ब्लड सप्लाई बंद कर दें, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको ब्लड पे बंद कर दिया जाए, थोड़ी सी रोक दें जी, एलर्जिकली होता है, थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, जान भी तो बचाना जरूरी है। रिस्टोर हो जाती है, दूसरी तरफ से वो बन जाते हैं, शंट बन जाते हैं, क्लॉटेड ब्लड सिर्फ वो एक शंट खुल जाते हैं। बड़ा कि बाहर से ब्लड दिखते ताकि वहां पे क्लॉट हो जाए। हाँ वही है, इसको एम्बोलाई कहते हैं ना। सप्लाई बंद करेंगे कि कोई जहाँ से ब्लीड हो रहा हो वहां से बंद अब करेंगे। स्टमक के ब्लड सप्लाई हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सीधे ट्रंक, हाँ सप्लाई तुम एक बार होगी तो बाकी तो सप्लाई हो ही रही है। जारी रहेगी। नहीं ये इसलिए है कि जंगल में अभी इस वक्त तो जान बचाना जरूरी है ना, पेशेंट को खून की उल्टियां आती चली जा रही हैं, आप उसको ब्लड लगाते चले जा रहे हैं। सर ये आपने कई दफा देखा होगा कि पेशेंट सीएलडी का ना, थोड़ी देर आप उसको देख रहे हैं, आप देखते देखते वो फौत हो गया, सो क्या हुआ? अंदर ही ब्लीड हो गया, पेट फूला हुआ उसका चला गया। बड़ी दफा ऐसे होता है कि खून की उल्टी आई, थोड़ी देर बाद फौत हो गया। तो जैसे हेमेटोमेसिस का जो पहला इलाज है, वो मैं क्या कहता हूँ, क्या करना होता है आपने? फ्लूइड लगाना है, फ्लूइड लगाना है, ब्लड देना है, फ्लूइड लगाना है, ब्लड लगाना है। कहता है इमरजेंसीज, मैंने आप लोगों को इमरजेंसीज का डे वन पे एक चीज याद करवाई थी, एवी ब्रीथिंग सर्कुलेशन, एवी ब्रीथिंग सर्कुलेशन। तो इस स्टेज पे हम लोगों ने ब्लड लगाते चले जा रहे हैं, फ्लूइड देते चले जा रहे हैं, ब्रीथिंग नहीं रुक रही, ये तो एक बड़े लेवल की बात है ना, कि इसमें वो रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल होगा नहीं होगा, एम्बोलेक्टमी एम्बोलाइजेशन का उसको एक्सपीरियंस है नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, जो ये लेफ्ट हेपेटिक आर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, इसकी अपनी ब्रांचेस जो है ना, ये इसोफेगस को भी ब्लड सप्लाई देती है। ठीक है। ये वाली इसको इसोफेगस की जो आर्ट ब्लड सप्लाई है ना, ये इम्पोर्टेंट है इस वजह से कि आपको जो होता है ना, मतलब कि वो वेन के साथ है, आर्टरी के साथ है। अच्छा जी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो है यहाँ से निकली ना सीधे ट्रंक से, कॉमन हेपेटिक आर्टरी जाके इसने दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना है, हेपेटिक आर्टरी में और जो पीछे से गुजरी है जैसे गैस्ट्रोड्यूरल आर्टरी। ठीक है, तो गैस्ट्रोड्यूरल आर्टरी कहाँ से गुजरती है? आपकी स्टमक और ड्यूodenum के जंक्शन के पीछे से गुजरती है। अब यहाँ पे अल्सर हो पोस्टीरियर वाल पे, वो कौन सी आर्टरी वाल होगी? गैस्ट्रोड्यूरल आर्टरी। ठीक है, अगर ड्यूरल अल्सर हो, ड्यूरल अल्सर परफोरेट करे तो कौन सी आर्टरी डैमेज होगी? गैस्ट्रोड्यूरल आर्टरी। तो ये इस तरह क्वेश्चन आता था, अल्सर की लोकेशन दे के वो पूछते हैं, यूएसएमएलई में इस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी गिव राइज टू राइट गैस्ट्रिक आर्टरी,
then it sends within the pituitary ligament of the lesser mentor to reach the porta petis, where it's divided into right and left hepatic arteries. ठीक है। अच्छा, celiac trunk, common hepatic artery, proper hepatic artery, यहाँ से proper hepatic artery शुरू हुई। अब proper hepatic artery अपनी एक ब्रांच दे रही है ये वाली छोटी सी, ठीक है। ये जो ब्रांच है जिसका राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ सीधी आ रही थी ट्रंक से, जबकि राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये दोनों आपस में यहाँ पे एनास्टोमोस होते हैं। ब्लड सप्लाई कितनी जगह से है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये एनास्टोमोस होते हैं, और ऊपर जब ये जाती है तो ये डिवाइड हो जाती है राइट पेटिक आर्टरी और लेफ्ट पेटिक आर्टरी के अंदर, ठीक है। दरम्यान में रास्ते में एक और ब्लड सप्लाई देती है किसको, गाल ब्लैडर को। जो और जो गाल ब्लैडर वाली जो आर्टरी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोगों का गाल ब्लैडर बड़ा कॉमनली इन्फ्लेम्ड ऑर्गन है कोलिस्टेक्टमी के लिए, तो जब हम लोग कोलिस्टेक्टमी करते हैं तो ये आर्टरी को भी लाइगेट करते हैं, ठीक है। The right and left arteries enter the two lobes of the liver with the right hepatic artery first giving rise to the cystic artery. तो cystic artery में जो gallbladder को जा रही है वो निकल रही है राइट हेपेटिक आर्टरी से, ठीक है। Right gastric artery supplies the right side of the lesser curvature of the stomach where it anastomoses to the left gastric artery. इस कॉन्सेप्ट में समझ आ गई ना। ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी निकल के यहाँ से ऊपर की तरफ गई, ऊपर से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आई थी, दोनों का यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो गया। अच्छा जी, गैस्ट्रोनल आर्टरी जो कि आपको मैंने कहा था कॉमन हेपेटिक आर्टरी की दूसरी ब्रांच है, वो ड्यूडेनम के पीछे से जाती है, पीछे को हम लोग पोस्टीरियर कहेंगे, ठीक है। एंड मे बी eroded by the penetrating ulcer in this area। अच्छा, इस जो गैस्ट्रोनल आर्टरी है इसकी आगे फिर दो ब्रांचेस हो जाती हैं, गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी और सुपीरियर पेनकैटोड्यूनल आर्टरी। और गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी जो है ना वो ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करती है, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, दूसरी इसकी ब्रांच बनती है पेनकैटोड्यूनल आर्टरी। तो पेनकैटोड्यूनल आर्टरी है, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि यहाँ अब ये वो सी आ गया। अब इस सी के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, इस जगह पे कौन सी चीज़ मौजूद होती है, शाबाश, पेंक्रियाज। आपका ये सी है, आपका पेंक्रियाज ऐसे आकर घुसता है उसके अंदर। तो पेनकैटोड्यूनल आर्टरी यहाँ से क्या किस चीज़ को सप्लाई करेगी, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है पेंक्रियाज और ड्यूडेनम, तो हेड ऑफ द पेंक्रियाज को सप्लाई करती है, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये वाला एरिया, यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ों को लाइगेट करना होता है, और इसको निकालना है। Hepatic artery may be ligated proximal to the region of the gastrointestinal artery as a collateral circulation of the liver is separated through the left right gastric artery left into। अच्छा, इस एरिया में सिर्फ इतना याद रखें कि जब हमने कोलिस्टेक्टमी करनी है तो हमने सिस्टिक आर्टरी को लाइगेट करना होता है, क्लिप लगाते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो आपकी ये वाली राइट हेपेटिक आर्टरी है ना वो भी साथ रगड़ी गई साथ, अगर सही डिसेक्शन है ना हुई, मीन्स के पेशेंट को पुराना कोलिसिस्टाइटिस है या एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। पुराने में क्या होगा कि उसको इन्फ्लेमेशन की वजह से फाइब्रोसिस हुई होगी, फाइब्रोसिस की वजह से शंका उत्पन्न हो जाता है ब्लैडर, और उस एरिया में भी एडिशंस होती हैं। आपने देखा होगा कि जब कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं तो पहले उसको अच्छे तरीके से डायसेक्ट खुदाई करके उसको अलहदा करते हैं, उसके स्टमक के बेड से नीचे उतारते हैं, उतार के उसको अच्छे तरीके से उसको आइडेंटिफाई करके उसकी नेक को पकड़ के फिर उसकी आर्टरी को लाइगेट करते हैं। क्या अगर राइट हेपेटिक आर्टरी लाइगेट हो जाए तो क्या होगा, फिर लिवर का मसला, लिवर नेक्रोज होगा। तो लिवर नेक्रोसिस कैन बी ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिवर को दो आर्टरी जाती है ना, राइट हेपेटिक आर्टरी और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। अभी हमने पढ़ी थी ना कॉमन हेपेटिक आर्टरी की, दो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की। कॉमन हेपेटिक आर्टरी बहुत बड़ी थी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी जाके डिवाइड हुई पेट्रोड्यूडिनल में और प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी में। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी जाके आगे भी उसकी ब्रांच निकली राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ऊपर जाके राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी में। राइट हेपेटिक आर्टरी से निकलती है सिस्टिक आर्टरी जो गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती है। ये सिस्टिक आर्टरी बंद करते हुए
अगर क्लिप लग जाए उसको, राइट पेटिक आर्टरी को, तो बेसिकली लिवर नेक्रोसिस होगा। तो वरना इसकी मोर्टेलिटी बड़ी कम है। आधे घंटे का ऑपरेशन है, कोलिस्टेक्टमी करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, लेप्रोस्कोपी करते हैं। ठीक है, तो सर बराबर। अगर इसको 7 महीने, लेकिन बाकी भी तो सप्लाई है, तो फौरन नेक्रोसिस तो नहीं, फिर उसमें टाइम लगेगा ना। हाँ, जब टाइम तो करना। जब एक्यूटली आर्टरी बंद होती है ना, तो वहां पे टाइम नहीं होता, वो एरिया नेक्रोज हो जाता है। ठीक है, अगर क्रोनिक इस्कीमिया हो ना, जैसे हम लोगों ने आई में पढ़ा था, क्रोनिक इस्कीमिया हो तो न्यू वेस्कुलराइजेशन हो जाती है, नई ब्लड वेसल्स बन जाती हैं। लेकिन अगर एक्यूट इस्कीमिया, वहां पे कोई नहीं बना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी एक सड़क के ऊपर, गाँव की सड़क के ऊपर वो ट्राली उलट जाए, तो क्या होता है? एकदम के लिए सारी ट्रैफिक रुक जाती है। फिर कुछ देर बाद लोग क्या करते हैं, फसला जो करनी करनी शुरू कर देते हैं ना, साइड से रास्ते निकल आते हैं। होता है ना ऐसे, इसी तरह ये इसी को भी ऐसे करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे होता है, अगर क्रोनिक मसला हो तो वहां पे ब्लड सप्लाई हो जाती है, वरना नहीं होती। अच्छा जी, स्प्लीनिक आर्टरी। और स्प्लीनिक आर्टरी मैंने क्या कहा था कि किस चीज की ब्रांच है? सीरियक ट्रंक की ब्रांच है। ये टॉर्चुअस मीन्स के टेढ़ी मेढ़ी होती है, और आपकी जो पेनक्रियाज है उसके ऊपर से गुजरती है। ऊपर से गुजरते गुजरते जाके स्प्लीन के अंदर घुस जाती है। ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ द पेनक्रियाज बिहाइंड द पेरिटोनियम और द posterior wall of the rhesus sac, forming a part of the stomach bed. The spleen cartilage may be subject to erosion by the penetrating ulcer of the posterior wall of the stomach. हमने पहले भी बात की। The splenic vein runs the is more straight course below the artery and behind the pancreas. आर्टरी ऊपर से गुजरती है जो, जबकि वेन जो है वो नीचे से सीधी सीधी आती है। तो स्प्लीनिक वेन और सप्लीमेंट्री वेन, अभी हम पोर्टल वेन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, स्प्लीनिक आर्टरी ना सिर्फ आपकी स्प्लीन को ब्लड सप्लाई दे रही होती है, जबकि ये जो ये रास्ते में जाते जाते बहुत सारी ब्लड सप्लाइयाँ देती है पेंक्रियास। पेंक्रियास का हेड पेंक्रियाल आर्टरी से सप्लाई हो रहा है, जबकि ये चूंकि यहाँ से गुजर रही है तो जाते जाते रास्ते में पकड़ाती जाती है आपको। ठीक है। अच्छा, इसकी ब्रांचेस के अंदर लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी भी है। इसका मतलब है कि स्प्लीनिक आर्टरी स्टमक को भी सप्लाई कर रही है ग्रेटर कर्वेचर की। तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी है, फंडस ऑफ द स्टमक। ठीक है। ओके, उसके बाद में गया। अच्छा, दूसरी कौन सी थी? सबसे पहले कौन सी थी? सीलियक ट्रंक। अगली स्प्लीमेजेंटिक आर्टरी, तीसरी फ्लेमेजेंटिक आर्टरी। स्प्लीमेजेंटिक आर्टरी जो है वो कहाँ तक सप्लाई करेगी? अप्रोक्सीमेट 2/3 ऑफ दी ट्रांसवर्स कोलन तक। ठीक है। अच्छा, इसकी कितनी 7 ब्रांचेज हैं? इंफीरियर पैंक्रेटिनल, जुजिनल, आइलियर, आइलियोकोलिक, पेंडिकुलर, राइट कोलिक और मिडल कोलिक आर्टरी। ठीक है, तो ये सर पेडिकुलर आर्टरी जब उसको निकालते हैं तो उसको लाइगेट कर देते हैं। अपेंडिक्स यहाँ पे है ना, यहाँ पे पहले इसको पकड़ के पहले लाइगेट करते हैं। ठीक है, उसके आगे वाला जो पोर्शन है फिर उसको कट लगाते हैं। तो पहले लाइगेट करते हैं यहाँ से, तो फिर बाद में इसको वो काटते हैं, इस यहाँ से काटते हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे जो बच्चा पैदा होता है इसको जो ब्लड डिपार्टमेंट को काटते हैं, पहले लाइगेट करके फिर काटते उसकी भी रीजन यही होती है ना। हैं। अच्छा, फीमेल मेजेंटिक आर्टरी की में 3 मेन ब्रांचेस हैं। लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सिग्मोइड आर्टरी और स्पिरिटल आर्टरी।
अच्छा जी, इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी आर्टरीज को इतना बताने की? जैसे आर्टरीज बंद हो सकती हैं, इस्कीमिया कार्डियक इस्कीमिया हो सकता है, ठीक है, लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन में, जैसे मैंने कहा था एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, आपका हार्ट से धड़कने की बजाय जस्ट कांप रहा होता है, तो क्लॉट निकल के जाता है, आर्टरी में जाके फंस जाता है, तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट होगा? पेन के साथ, हिस्ट्री ऑफ फिब्रिलेशन हो सकती है, गार्डिंग के साथ, और ब्लीडिंग पर है। फिर जब इस्कीमिया हुआ गार्ड का तो इरोजन होगी तो ब्लीडिंग पर एक्टम होगी, तो ब्लीडिंग पर एक्टम के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है यूरिस के साथ। अच्छा, अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन हो ना, एक एक चीज होती है उसमें कहते हैं वाटरशेड एरिया। वाटरशेड एरिया कहाँ क्या कौन सा होता है? जहाँ पे दोनों आर्टरीज का टर्मिनल एंड होता है। अब ये वाला जो एरिया है, प्रोक्सिमल 2/3 और डिस्टल 1/3 कोलन का, इसका वाटरशेड एरिया। जैसे ब्रेन के अंदर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इनकी जो टर्मिनल ब्रांचेस होती है ना, वो वाला एरिया जो बॉर्डर के ऊपर हो, जैसे दो मुल्कों के दरमियान बॉर्डर के दरमियान पे एक पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पे दोनों कहते हैं कि जगह साड़ी है, तो दोनों ही नहीं उसकी केयर करते, दोनों भी लोग उस लोगों का हाल नहीं होता, ठीक है, तो उस एरिया को कहते हैं वाटर शेड एरिया। तो वाटर शेड एरिया में जब इस पेशेंट को हाइपोटेंशन हो तो वो एरिया सबसे ज्यादा डैमेज होता है, ठीक है। ये मेजेंट्रिक इस्कीमिया, हाँ, जो आंखें मिलती हैं, मीन्स के उनके टर्मिनल ब्रांचेस वहाँ पे होती हैं, ये बेसिकली आर्टरीज आपस में मिलती नहीं होती, मीन्स के ये मेरा बाजू है ना, ये ब्लड सप्लाई कर रहा है, पर इसके ये उसकी आखिरी ब्रांचेज है, इस साइड से ये वाली आर्टरी आ रही है, इस साइड से ये वाली आर्टरी आ रही है, तो ये वाला एरिया, तो ये दरमियान वाला जो एरिया बचा है ना, इसका वाटरशेड एरिया, इसमें छोटी छोटी वेसल्स के थ्रू दोनों तरफ से ब्लड आ रहा होता है। जब हाइपोटेंशन होगी तो इस एरिया में सबसे पहले ब्लड प्रेशर कम होगा, सबसे पहले फिर फ्री एंड डिक्रीज होगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड से काम हो रहा होता है। राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है हाँ, ये देखा, अगर हम स्टमक की बात करें, हाँ, तो ये देखो, अगर ऊपर से राइट गैस्ट्रिक आ रही, नीचे से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आ रही, तो ये वाला जो एरिया वाटरशेड एरिया कहलाता है। रिजेंडरी में क्वेश्चन आपको याद है ना, कैसे आएगा? अच्छा, एनोरिज्म, एनोरिज्म क्या होता है? आपकी सारी वाल्स का बाहर की तरफ बल्ज आउट होना। क्या अगर हम पेशेंट का एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करें तो क्या कैसा फील होगा हमें? शाबाश, पल्सेटिंग मैस, पल्सेटिंग मैस, पल्सेटिंग मैस, ब्लड आर्टरी से बना हुआ है ना, आर्टरी सारी फूल गई है, वो ऐसे आपको मैंने कई दफा इसको डायग्नोज किया है जस्ट पल्पेशन से। आपको ना, बंदा जितना मर्जी पतला हो, उसके एब्डोमेन एओर्टा पल्पेट नहीं होती, आपको एब्डोमेन में यूजली परसिस्टेंस फील नहीं होती। बहुत ही पतला बंदा हो, शायद उसके अंदर बहुत ही हाथ लगाए नीचे तो आपको एब्डोमेन की परसिस्टेंस फील हो जाए, जैसे यहाँ पे हाथ रखते हैं आपको पल्स फील होती है, एओर्टा की परसिस्टेंस आसानी से फील नहीं होती, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को एब्डोमेन में एक्सपेंडाइल मैस है, पल्सेटिंग है, तो उसको लाजमी तेरे देखना चाहिए कि इसको क्या है, एनुरिज्म तो नहीं है। तो एनुरिज्म कहाँ पे बनते हैं? यहाँ पे आपकी आर्टरी डिवाइड होती है, यूजुअली एट द लेवल ऑफ एल्फ। अगर अगर एनुरिज्म रप्चर हो जाए तो क्या होगा? अन्य ब्लीडिंग होगी, अन्य ब्लीडिंग होगी, ठीक है। अच्छा, अगर ये रप्चर नहीं होता, इसकी वाल डिवाइड होकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? अगर एथेरोस्क्लेरोसिस है और, हाँ, वाल जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो दो ल्यूमन बन जाएगा, तो दो डिसेक्शन है, तो डिसेक्शन और एनेरिज्म का फर्क आप लोगों को पता होना चाहिए। एनेरिज्म मीन्स पूरा जो आर्टरी और फूल के बाहर की तरफ आ गई, डिसेक्शन के अंदर उसके दो ल्यूमन बन जाएंगे, सिर्फ वाल जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग पेशेंट को प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट लगाएंगे। अच्छा जी, बिलीफ सिस्टम लोगों ने बड़ी अच्छे तरीके से तफसील से किया था। सबसे ऊपर गॉलब्लैडर, गॉलब्लैडर की जो सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट इस सीबीडी के साथ मिलकर बना के कॉमन बाइल डक्ट बनाती है।
ठीक है। ऊपर से राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। कॉमन हेपेटिक और सिस्टिक मिलके सीबीडी बनाते हैं। सीबीडी जाकर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पे खुलती है। इसका जो सीबीडी के ऊपर शुरू में यहाँ पे क्या चीज होती है, इस सी के अंदर क्या चीज होती है, शाबाश, पेंक्रियाज होता है। पेंक्रियाज की अपनी सिक्रीशंस भी इसमें आनी होती है ना ड्यूडेनम में, तो पेंक्रियाटिक भी इसके अंदर खुलता है आपके। ठीक है, तो ये नॉर्मल आपको एनाटॉमी आप लोगों को याद होनी चाहिए सर। ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के लिए भी बड़ी जरूरी थी। ठीक है। अच्छा, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट किस किस चीज से बनती है, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट के मिलने से। गुजरती कहाँ से है, पेंक्रियाज के पीछे से। ठीक है। और पेट्रोड्यूरल लिगामेंट के अंदर से। नहीं, पीछे से गुजरती, पीछे से हेड ऑफ द पेंक्रियाज हो तो। सॉरी, ड्यूडिनम के पीछे से गुजरती है, पेंक्रियाज के आगे से गुजरती है। हाँ। अच्छा, इस वजह से जब हम लोग ईआरसीपी करते हैं तो यहाँ से स्कोप आती है यहाँ तक, इस एम्पुला को ढूंढ रहे होते हैं ना। ये वाला सारे ऐसे मोरी लग। हाँ, यही वो मोरी है जिसको ढूंढने की खातर सारा वो मेहनत मेहनत होती है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर हम लोग वो इंजेक्ट करते हैं, डाई इंजेक्ट करते हैं, तो सीबीडी में जाती है। अगर इसमें वायर डालें और ऊपर जाने के बजाय इस पेंक्रियाज में घुस जाए तो क्या होगा, पेंक्रेटाइटिस होता है। इस वजह से जो ईआरसीपी की जो मेन कॉम्प्लिकेशन है पेंक्रेटाइटिस की वजह से है। ठीक है। Straight to the first part of the duodenum and penetrate the head of the pancreas where it joins the pancreatic duct and forms the hepatopancreatic ampulla sphincter of Oddi which drains into the second part of the duodenum at the major duodenal papilla. तो ये मेजर duodenal papilla है, सीबीडी और पेंक्रेटिक डक्ट मिलके पेपिला ऑफ वेटर पे आके ड्रेन होते हैं। इसका बास का ऐसे होता है कि पेंक्रियाज की कुछ और सिक्रीशन अलग से एक माइनर अलग से भी ड्रेन हो रही होती है ट्यूबनम के अंदर, तो माइनर ड्यूरल पेपिलास। तो ये बात का ये भी लेट हो सकता है। तो ये जो कि ये बड़ा होता है इसमें ये नजर आ जाता है, ये तो बहुत ही छोटा होता है, आपको वहां पे नजर ही नहीं आता। अच्छा जी, गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है मेनली, ऊपर से बाइल आती है, तो बाइल में स्टे करती है, गॉल ब्लैडर में स्टे करती है। तो बाइल जो होती है वो थिक होती है, जितनी भी बॉडी के सिक्रीशंस है ना उनके अंदर साल्ट नमकियात होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जब भी, जैसे मैंने आप लोगों को मिसाल दी थी कि शरबत वाला पानी है या नमक वाला पानी, उसको खड़ा नहीं, पानी सूख जाएगा तो नीचे क्या रह जाएगा, चीनी चीनी जैसे सब्सटेंस रह जाएगा। तो बाहर गाड़ी होती चली जाए तो कार्बोरेटर के अंदर स्टोन बन जाता है। ये स्टोन है ना, अब स्टोन की बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। स्टोन यहाँ से निकल के सीबीडी में फंस गया तो क्या होगा, न्यूटस होगा। स्टोन निकल के फंस गया आपकी ड्यूडेनम के अंदर तो क्या होगा, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ये जो गॉल ब्लैडर है इसके पीछे से गुजरी होती है आपकी ड्यूडेनम और आपकी कोलन। इन जो स्टोन जो है इतने ज्यादा, पेशेंट को जब इन्फ्लेमेशन होती है ना, कोलिस्टाइटिस होता है, तो वाल बड़ी वीक हो जाती है। वीक होने की वजह से आपके ब्लेडर का, गॉलब्लैडर का और ड्यूडेनम के दरमियान फिसला बन सकता है, ड्यूडेनम के दरमियान। ठीक है, गॉलब्लैडर और आपकी कोलन के दरमियान फिसला बन सकता है। समझ गए नहीं, इससे जॉन्डिस नहीं होगा मेरी बहन, इससे क्या होगा बोलो शाबाश। इससे क्या होगा, जो गॉलब्लैडर के स्टोन्स निकल के गट में आएंगे ना, तो इसको गॉल स्टोन आईबीएस कहते हैं, गॉल स्टोन आईबीएस। ठीक है, तो गॉल स्टोन के जो स्टोन है वो आके आपकी, तो देखो ना हाँ ये बड़ा रेयर है। ये देखो गॉल ब्लैडर निकाला और जो कितनी पथरियां निकली हैं। हमारे टीचर ने ना हमें सिखाने के लिए ना एक बड़ा सारा पहाड़ दिखाया था, कहता है अगर पूरी दुनिया के लोगों के स्टोन निकाले जाए ना उसमें से, पित्तों में से, तो इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगा।
नेफ्रो में? अच्छा, शाबाश। नहीं होता, पता क्या है, जब आपने कोलिस्टेक्टमी करनी है, कोलिस्टेक्टमी का पहला असूल ये होता है कि पहले इधर एक स्टिच लगाना है, एक इधर स्टिच लगाना है, ये तो मुंह बंद करना है, इसकी थैली को बंद करना है। हाँ वो वाल भी कोई होती है डेफिनेटली, स्टोन बड़ा होता है, पथरी तो पतली होती है ना, पथरी तो पतली होती है, वो रप्चर हो सकती है। वो बंदा भी कहेगा मैं पिता कढ़ाना है, मेरे अपेंडिक्स भी कट छड़ी ना ली। पिता से अपेंडिक्स तक पहुंच गए। होता है सर्जन की बड़ी कहानियां होती हैं यार। सर्जरी का जो हाउस है ना, वो बड़ी, हाँ, क्योंकि उनके डायग्नोस से ऑब्वियस होते हैं, नजर आ रहा है पोलिस्टाइटिस है, अपेंडिक्स है, हर्निया है, हर्निया नजर आ रहा है यार, इसमें क्या कौन से टेस्ट करवाना है तुमने, तुम्हें लिख गया, नहीं तो मेडिसिन के तो सोचना पड़ता है। और आप लोगों को व्हाट्सएप पे रात को सोने का मौका भी मिल जाता है सर्जरी में, मेडिसिन में नहीं मिलता। मेरी तो वजह से क्या होगा, पेन होगी ना, जाकर डिकोरन ला दोगे, नलबिल ला दोगे, और क्या करना। अच्छा जी, fundus city gallbladder can is in contact with the transverse colon and thus gallstone erode through the posterior wall of the gallbladder and enter the transverse colon. They are passed naturally to the rectum through the descending colon and sigmoid colon. ठीक है, दूसरा ये ड्यूडेनम के साथ जुड़ के ड्यूडेनम में आएंगे और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, इसकी समझ लगी नहीं, ये गॉलब्लैडर है, ये ड्यूडेनम के साथ जुड़ के कोलिसिस्टोएंटेरिक फिस्टुला करवा सकता है, और आपकी कोलन के साथ जुड़ के यहाँ पे फिस्टुला करवा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, नर्व सप्लाई होती है गॉलब्लैडर, नर्व सप्लाई जो गॉलब्लैडर की आती है आप लोगों ने याद रखनी है, फ्रेनिक नर्व से आती है। फ्रेनिक नर्व कौन सी नर्व है? फ्रेनिक नर्व का नर्व को कहाँ पे आप लोग सुनोगे? डायफ्राम की ब्लड सप्लाई, डायफ्राम की ब्लड सप्लाई है। ठीक है, तो इसमें इसका ना एक बड़ा मशहूर फार्मूला है, C3C4C5 keeps the diaphragm alive, keeps the diaphragm alive, 5 alive, 5 alive, ठीक है, keep the diaphragm alive। तो डायफ्राम क्यों जरूरी है? हमारी बॉडी का, हाँ, हमारा जो सांस है आता है डायफ्राम की वजह से, तो हमारे लंग्स इज लाइक गुब्बारा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे लंग्स इन्फ्लेट होते हैं, लेकिन जब वो डिफ्लेट होते हैं तो वापस खुद ही चले जाते हैं। इंस्पायरेशन इज एक्टिव, एक्सपायरेशन इज पैसिव। तो जब गुब्बारे मेरे को हल्के से छोड़ दें तो उसने डिफ्लेट हो जाना है। ठीक है, तो सेंसिटाइजेशन ऑफ द लिवर इज डन बाय द ट्राइटेनिक नर्व C3 5 से। इस वजह से जो लिवर की और गॉलब्लैडर की जो पेन होती है ना, शोल्डर की तरफ रेडिएट होती है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो वेगस नर्व के थ्रू जाती है, थ्रू सीलियर प्लेक्सिस, बस इतना ही याद रखें। जो सिंपैथेटिक सप्लाई है T5 to T9 के थ्रू जाती है, थ्रू जो ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व के थ्रू। ये मैं आपको भिजवा देता हूँ, शायद अभी भिजवा देता हूँ। अच्छा जी, फिर आती है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल वेन बनती कैसे है? स्प्लेनिक वेन और मेसेंटेरिक वेन के मिलने से पोर्टल वेन बनती है। जो हमारा लिवर होता है ना, बेसिकली हमारी जो गट है, गट तक ब्लड गया, गट से जो ब्लड वापस वेन्स में जाना है, उस वेन्स उस ब्लड ने लिवर से होके जाना है, क्योंकि जाते हुए क्या होगा उस ब्लड के अंदर, जब वेन से ब्लड वापस जा रहा है उसके अंदर क्या होगा?
सारी खुराक होगी हमारी, सारी ग्लूकोज वहीं से तो आ रही है ना, हमारी गट से आ रही है। हम जो खाना खाते हैं वो हजम होता है, वो कहाँ से गुजर के जाता है, लिवर से गुजर के जाता है। तो इसको कहते हैं पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम। ठीक है। अगर पेशेंट को लिवर के अंदर क्या हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, तो क्या होगा, तो यहाँ से रास्ता तंग हो जाएगा। तंग हो जाएगा तो पोर्टल सिस्टम और सिस्टमिक सिस्टम के दरमियान जो कनेक्शंस होते हैं ना, वहां पे पेशेंट को नालियां फूल जाए। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। वो एक अलग कहानी है, अभी सिर्फ पोर्टल, हम लोग पोर्टल सिस्टमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखो कि हमारी गट में से जितना ब्लड है वो सारा जाता है लिवर के अंदर। ठीक है। अगर लिवर सिरोज हो जाए, लिवर की नॉर्मल एनाटॉमी में आपको मैं दिखाऊं, ये देखो, ये वाला जो एरिया है, लिवर जो है वो, लिवर के से, हाँ, पोर्टल वेन की निकी निकी जो ब्रांचेस हैं वो लिवर में से गुजरती हैं। अगर लिवर पूरा यहाँ से श्रोज्ड होगा तो क्या होगा, इस ये एरिया छोटा हो जाएगा। पोर्टल वेन में से ब्लड जो है वो आसानी से नहीं गुजरेगा। ठीक है। ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन, यानी लिवर की डुअल ब्लड सप्लाई। जैसे लंग्स की डुअल ब्लड सप्लाई है, तो लिवर की भी डुअल ब्लड सप्लाई है। ठीक है। एक पोर्टल वेनस सिस्टम है और एक सिस्टेमिक वेनस सिस्टम है। तो सिस्टेमिक वेनस सिस्टम की ब्रांच है हेपेटिक वेन। ठीक है। ये दोनों आपस में, यहाँ पे इनका आपस में कनेक्शन बनता होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे स्टीरेट सेल्स होते हैं, ये स्टीरेट सेल्स है। स्टीरेट सेल्स, ये मैक्रोफेजेस, ये कुफर सेल्स, ये सारे क्या करते हैं, अगर पेशेंट को सीएलडी हो तो ये फाइब्रोसिस करवाते हैं। जब फाइब्रोसिस होगी तो ये एरियाज तंग हो जाएंगे, तंग होंगे तो इन 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 ब्रांचेस पे खिंच पड़ेगी, खिंच पड़ेगी तो पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन का ये बेसिकली वो है, फिजियोलॉजी है। ठीक है। अच्छा, portal hypertension is the common clinical condition due to, for this reason the list of portal systemic nesopus should be remembered, and large part of the portal systemic connection is frequently accompanied by the congestive and large part of the spleen। ठीक है। क्योंकि ये बनती कैसे, स्प्लेनिक वेन और आपकी स्प्लीन मेसेंटेरिक वेन के मिलने से पोर्टल वेन बनती होती है। ठीक है। तो ये तो उन्होंने पोर्टल केबल शंट दिया हुआ है। जब किसी पेशेंट के हमने, अगर रिफ्रैक्टरी ब्लीड होना, उसका ठीक नहीं हो रहा, तो स्प्लीन निकाल देते हैं। इसकी स्प्लेनिक वेन जो है वो निकाल के हम रीनल वेन पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इससे होगा क्या कि ये जो प्रेशर है ना, यहाँ से डिक्रीज होके उसकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। इसको कहते हैं पोर्टो केवल शंटिंग, पोर्टल केवल शंटिंग। अच्छा, पोर्टल केवल, पोर्टल मींस पोर्टल वेन वाली, केवल मींस सिस्टमिक वाली। उनका जो वास्ता किस किस जगह के ऊपर है, इसोफेगस की लोअर साइड पे, कि जो वेरिसीज है, तो बेसिकली पोर्टल सिस्टमिक शंटिंग ही है ना ये। दूसरा आपकी अम्बलाइकस के ऊपर, कैपेट मेडुजी। तीसरा रेक्टम के अंदर अबव पेक्टिनेट लाइन। ठीक है। जिनको हम लोग इंटरनल हेमराइज भी कहते हैं। तो तीन लोकेशन याद रखनी है आप लोगों को, फोटो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की तीन लोकेशन याद रखनी है। ठीक है। ये वाली, ये वाली और ये वाली। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि जब लिवर के अंदर से ब्लड नहीं गुजरेगा तो ब्लड वापस प्रेशर क्रिएट होगा, जो कहते हैं रिट्रोग्रेड, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी पीछे से। तो पीछे से क्या होगा, वेरिसिस बनेगी पेशेंट को, या पल्मोनरी बनेगी और हेमराइज बनेंगे। ठीक है। तो इसोफेजियल, रेको एपिगैस्ट्रिक और रेक्टल वेन्स। अच्छा, अब ना कभी कोई क्वेश्चन आ जाता होता है, स्पेशली गेस्ट्रो वालों का ही। मैंने भी गेस्ट्रो की बुक पढ़ रहा था, इसमें से था कि कौन सी वेरिसिस, कौन सा जो प्रोटोकेबल एनास्टोमोसिस है, किन किन वेन्स का है। तो जो इसोफेजियल एनास्टोमोसिस है ना, उसमें जो पोर्टल वेन की ब्रांच है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, जबकि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन की है वो जाइकस वेन की ब्रांच है।
ठीक है। अच्छा, जबकि ये जो कैपिटल वाला है, जो अम्बिलिकल एनास्टोमोसिस को कहते हैं, इसमें जो पोर्टल वेन की ब्रांच है वो पैराअम्बिलिकल वेन है, जबकि जो इंफीरियर वेना केवा की ब्रांच सिस्टमिक सर्कुलेशन को इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। ठीक है। अच्छा, जो रेक्टल एनास्टोमोसिस है उसके ऊपर स्पीड रेक्टल वेन और स्पीड रेक्टल वेन ब्रांच है आपकी उसकी पोर्टल वेन की, तो जबकि इंफीरियर रेक्टल वेन जो है वो ब्रांच है आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन। मिला कि अगर आप इसको रट्टा लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसको इसमें बहुत ज्यादा समझने की वो चीज़ है नहीं, लेकिन बाहर कहने का मकसद ये है कि जब ये वाला एनास्टोमोसिस होगा, इसोफेगस वाला वेरिसिस बनेगी, तो क्लिनिकल पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? अपर जेबिट के साथ, हेमेटोमेसिस के साथ। ठीक है। ये वाला जो एनास्टोमोसिस है, यहाँ पे अम्बिलिकस के बनेगी वेजल्स, एब्डोमिनल वेन्स एनलार्ज हो जाएंगे। ऑब्वियस वेन, जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते थे ना, देयर इज नो ऑब्वियस वेन, इस तरह की बातें बोलते होते। ठीक है। और रेक्टल एनास्टोमोसिस होगा तो क्या होगा? हेमरॉइड्स बनेंगे, लेकिन ये वाले हेमरॉइड्स इंटरनल हेमरॉइड्स होंगे। ठीक है, इंटरनल हेमरॉइड्स होंगे। हेमरॉइड्स हम लोग कल पढ़ेंगे मेरा ख्याल है, आज हम लोग 5 मिनट और करके इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पेक्टिनेट लाइन होती है एक, उससे ऊपर ऊपर वाले हेमराइड्स इंटरनल हेमराइड कहलाते हैं। वो होंगे, वो अगर बने हुए पेशेंट को, तो वो है पोर्टोस्टेमिक शंट की वजह से। ठीक है। अच्छा जी, ये था पेंक्रियास। हमारा पेंक्रियास है, इसका हेड है, नेक है, बॉडी है और टेल है। ठीक है। इसके अंदर से ना एक एक हुक सा होता है, खून सा होता है, जिसको हम कहते हैं अनसीनेट प्रोसेस। इस अनसीनेट प्रोसेस के अंदर से हमारा ये आर्टरी और वेन गुजर रही होगी। ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो अब ये वाला एरिया, अगर इसकी मेलिग्नेंसी हो जाए तो क्या होगा? स्टेट ऑफ पेनक्रियास दोस्तों क्या होगा? यहाँ से और कौन कौन सी चीज गुजरती है? पोर्टल वेन, ओवर बैड गुजरती है, सीबीडी गुजरती है, तो सीबीडी कंप्रेस होगी, सीबीडी कंप्रेस होकर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का स्टेरियो आप लोगों को आता होता है, क्लास में आएगा मुझे। ठीक है। तो ये dangerous जी, ये तो काफी डेंजरस है। सी हेड ऑफ पेनक्रियास। ये तो डेंजरस तो अम्ब्रेला करके दोनों ही बहुत डेंजरस है, दोनों की जो है ना मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। पेंक्रियास को मैं कहता होता था, आपको मैंने तो शायद पहले भी कहा था कि पेंक्रियास जिसमें शहद की मक्खियों का छत्ता। आप लोगों को मैंने पूरा बोला था, पेंक्रियास को छेड़ना भी बड़ा मुश्किल है, उसको छोड़ना भी बड़ा मुश्किल। ठीक है। पेंक्रियास हम लोग पूरी पूरी देख खा जाते हैं गोश्त की, हमें कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे एंजाइम्स उसको हजम कर देते हैं। लेकिन वही एंजाइम्स पेंक्रियास को खुद को नहीं खाते, तो वो खाना शुरू हो जाए तो क्या होगा? पेंक्रियाटाइटिस, पेंक्रियाटाइटिस होगा। ठीक है। सी हेड पेंक्रियास की मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी मीन सर्वाइवल ये 1 to 2 ईयर ही पेशेंट जिंदा रहता होता है। ईआरसीपी करके हम कोलेंजियोकार्सिनोमा में जॉन्डस तो रिलीव करते हैं, लेकिन उसकी पेशेंट की लाइफ नहीं बढ़ाते आप। ठीक है। जब उस पेशेंट का जॉन्डस रिलीव हो जाता है ना, कोलिस्टेसिस खत्म हो जाता है, कोलिस्टेसिस खत्म होता है तो उसकी वेलबींग में उसका खाना पीना बेहतर हो जाता है, उसके जिस्म में जो खारिश आ रही होती है वो बेहतर हो जाती है, उसकी भूख कुछ बेहतर हो जाती है। ठीक है? तो ये पेलिएटिव केयर का एक वो पार्ट है, और सर्टेन जॉन्डस के अंदर स्टंट का डालना। ठीक है। अच्छा जी, posterior to the neck of the pancreas is the site to formation of the portal vein। ठीक है। पोर्टल वेन बनती कैसे है? जैसे मैंने कहा, स्प्लीनिक वेन और स्प्लीनोमेसेंट्रिक वेन के मिलने से पोर्टल वेन बनती है। स्प्लीनिक वेन प्रिज्मेंट्रिक वेन के बनने से पोर्टल वेन बनती है। ठीक है। पोर्टल वेन लिवर के अंदर जाती है। पोर्टल वेन, स्प्लीनोमेसेंट्रिक वेन के अंदर पूरी गट से ब्लड आ रहा है। अच्छा, बॉडी ऑफ द पेंक्रियास, body of the pancreas passes to the left and passes anterior to the aorta and the left kidney।
है, इसके पीछे किडनीज पड़ा हुआ है और पीछे एओर्टा पड़ी हुई है। ऑब्वियस सी बात ये नजर आ रही है। स्प्लीनिक आर्टरी जो है वो इसके स्पीयर बॉर्डर के ऊपर से गुजरती है, जबकि जो स्प्लीनिक वेन है वो यहाँ पीछे से गुजरती है। जो टेलोदी पेंक्रियाज है, ये मेनली उसके अंदर घुसी होती है ऑलमोस्ट स्प्लीन के अंदर। ठीक है, बाज़ का ऐसे होता है कि जब स्प्लीनेक्टमी करें किसी वजह से, तो जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी पेंक्रियाज है यहाँ पे डैमेज हो सकता है, तो पेशेंट को पेंक्रेटाइटिस का अटैक हो सकता है। ठीक है, पेंक्रियाज ने बड़े काम करने होते हैं। हमारे खाने को हजम करना है, हमारी शुगर कंट्रोल करनी है, हमारे बहुत सारे हार्मोन्स ग्लूकागोन वीआईपी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, तो पेशेंट को सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, पेंक्रियाज की जो सिक्रीशन गट में आती कैसे हैं, दो 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 डक्ट्स के थ्रू। मेन पेंक्रियाटिक डक्ट जो कि कॉमन बायोडक्ट के साथ मिलकर यहाँ पे खुलती है, और दूसरी एसएसपी या माइनर पेंक्रियाटिक डक्ट, ये अलग से इसकी ओपनिंग है। अच्छा, एनुलर पेंक्रियास हमने कहाँ पढ़ा था? पीड्स में, सर्जरी में भी पढ़ा था। एनुलर पेंक्रियास से क्या मुराद है? ये सी के अंदर आने के बजाय इसने ड्यूडेनम को पकड़ लिया है, ड्यूडेनम को गले लगा लिया है, गले लगा के इसने ड्यूडेनम को दबाना शुरू कर दिया। जब दबाएगा तो क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो डबल बबल साइन आएगा। याद आया ड्यूडेनल एट्रीजिया डबल बबल साइन? ठीक है, तो वो बच्चा जो है वो, जो कि अपना सारा फ्लूइड उसने एनगल्फ करना होता है, एनगल्फ करेगा नहीं, पॉलीहाइड्रोमनियस हो जाएगा। तो ये याद करवाई थी ना मैंने आप लोगों को बात। जैसे कोई फेजियल एट्रीजिया और ड्यूडेनल एट्रीजिया हो या एनुलर पेंक्रियाज, उन सब के अंदर ये हो सकता है पॉलीहाइड्रोमनियस। ठीक है, एनुलर पेंक्रियाज caused by the malformation during the development of the pancreas before birth. Ventral dorsal pancreas birth forms a ring around the duodenum, thereby causing obstruction of the duodenum and polyhydramnios। ठीक है, पेशेंट को फीड लेने में मसला होगा, खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत ज़्यादा फुलनेस होगी, वॉमिटिंग होगी। मुश्किल इतना काफ़ी